संवाद मंथन की इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आशिया। हाशिए के मुद्दे, हाशिए के लोग और हाशिए से जुड़ी समस्याओं को लेकर इस अंक में हम आपके लिए लाए हैं अपना खास, पत्थरों सा बेजान होता शिल्पकारों का जीवन। पहल, साकार हुआ सपना। जिंदगी नामा में फुटपाथ पर सजती जिंदगी। और हाशिए के लोग में देखेंगे दम तोड़ती गोसाइयों की कला। अपने कौशल का प्रदर्शन करते हुए शिल्पकार पत्थरों में ऐसी जान डालते हैं मानो वो बोल पड़ेंगे। पर इन पत्थरों को मूर्त रूप देने वाले शिल्पकारों की जिंदगी खुद ही बेजान होती जा रही है। इसी पर है आज का हमारा अपना खास। पत्थरों को तराशते ये कारीगर कहीं और के नहीं बल्कि दुमका जिले की ब्राह्मणी नदी के किनारे पर बसे एक गांव पाकदाहा के हैं। नदी की कलकल ध्वनि के साथ इनकी छीनी हथौड़ी की खटखट एक नया ही संगीत करती है। ये कारीगर सुबह होते ही निकल पड़ते हैं नदी किनारे इन बेजान पत्थरों को नया रूप देने। अपने परिश्रम और कौशल से ये दैनिक जीवन में उपयोगी वस्तुओं सिल लोढ़ी, चकला बेलन, चंदन बट्टा, जांता, खंभे, मील पत्थर आदि गढ़ते हैं। पर पत्थरों में जान डालने वाले इन कारीगरों का जीवन नीरस होता जा रहा है। एक तरफ आज आधुनिक उपकरणों, मिक्सर, जूसर, इंजन चालित चक्कियों का चलन बढ़ता ही जा रहा है, वहीं दूसरी ओर ये कारीगर अपने इस हुनर की बड़ी कीमत अदा कर रहे हैं। ये अभावग्रस्त जीवन जीने को मजबूर हैं। इन्हें अपने तैयार सामानों को बाजार तक पहुंचाने के लिए उनके निर्माण से भी ज्यादा कष्ट झेलना पड़ता है। सही साबुत रास्ता न होने और नदी पर पुल न होने के कारण किसी बीमार को भी अस्पताल तक ले जाना किसी अभियान से कम नहीं होता। हालांकि 1955 में इन कारीगरों की एक कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना की गई थी, लेकिन फिलहाल यह सोसाइटी सुप्तावस्था में है। बावजूद इसके तैयार सामान की बिक्री कोलकाता, मालदा, गुवाहाटी, सिलचर समेत पूर्वोत्तर राज्यों के बाजारों तक सोसाइटी के सहयोग से ही हो पाती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में हम यही कहना चाहते हैं कि ये सोसाइटी हमारा 1955 साल से रजिस्टर्ड है और अभी फिलहाल हमारा सोसाइटी का स्थिति दयनीय है और जिसके वजह से हमारे लेबर को थोड़ा तकलीफ तो जरूर होती है क्योंकि अपना कैपिटल अभी है नहीं। एक पुरुष कारीगर जहां 80 से 100 रुपए तक प्रतिदिन कमाता है, वहीं महिलाएं मात्र 45 से 50 रुपए तक का ही काम कर पाती हैं। लगातार पत्थरों के बीच काम करने वाले इन शिल्पकारों की आने वाली पीढ़ी अन्य रोजगारों के अवसरों की कमी, स्कूल की व्यवस्था न होने और गरीबी की वजह से विवश है इस कार्य को अपनाने के लिए। क्या करेंगे नहीं और कोई दूसरा काम है नहीं। एक दिन में आप कितने रुपए कमा लेते हैं? एक दिन में कितना बनाते हैं हम, खूब जोर तो बना लेते हैं 45-50। सरकारी कारिंदे और पदाधिकारी शायद भूल चुके हैं इस गांव को, यहाँ के शिल्पकारों को। मानव सभ्यता एवं संस्कृति को रूप और आकृति प्रदान करने वाले इस वर्ग के सामने एक बड़ा सवाल आकर खड़ा हो गया है। क्या ये कभी शिक्षित, स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकेंगे? तो आपने देखा कैसे छेनी और हथौड़ी तक ही सिमट कर रह गई है शिल्पकारों की जिंदगी। अब हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद देखेंगे कैसे साकार हुआ अंजू देवी का सपना।
चले थे जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए, कारवां बनता गया। कुछ ऐसा ही हुआ अंजू देवी के साथ। अंजू ने ठान लिया कि वह हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठेगी। बस फिर क्या था, इन्होंने महिलाओं का समूह बनाकर खुद का कारोबार शुरू किया। आज इनकी पहल से गांव का नक्शा ही बदल गया है। आइए देखते हैं पहल। अंजू देवी की तमन्ना थी कि वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा पाती, उनकी जिंदगी संवार पाती। पहले स्थिति ठीक नहीं थी। इसके बाद क्या हुआ कि बहुत चिंता लगा रहता है था कि मतलब हम लोग का स्थिति में कैसे सुधार होगा, कैसे हम बाल बच्चा को सही शिक्षा दे सकते हैं, अपना घर में कैसे सही सबसे रह सकते हैं। घर में सब खुशहाल नहीं रहते थे। देश के सबसे गरीब इलाकों में रहने वाले ऐसे लाखों करोड़ों लोगों के सपने जिंदगी की तल्ख सच्चाइयों की आंच में दम तोड़ देते थे। लेकिन वक्त की एक करवट ने इनकी जिंदगी बदल दी। अंजू के चेहरे पर मायूसी की जगह आत्मविश्वास झलकने लगा। हम लोग साबुन का ट्रेनिंग चालू सीख करके उसके बाद साबुन बनाने का काम शुरू किए। अंजू देवी की वजह से सिर्फ उनके चेहरे पर ही नहीं, बल्कि रामगढ़ के एक गांव पोचरा टोली की सभी महिलाओं में आत्मविश्वास साफ झलक रहा है। भाड़ा के लिए दीजिए तो सामान का पैसा दिए, लीजिए और हिसाब के लिए चाहिए, रसीद ला देंगे आपको पूरा सामान। घर के चार दीवारी के बीच रहने वाली इन महिलाओं में आत्मविश्वास आखिर आया कहां से? अंजू को जब उसके सपने बिखरते नजर आए, तब उसने अपने पांव घर की दहलीज से बाहर निकाले। अपने आस पड़ोस की महिलाओं के साथ एक महिला समूह का गठन किया। हालांकि शुरुआती दौर में अंजू को समूह बनाने में काफी परेशानी झेलनी पड़ी। दूसरे जगह हम लोग कभी कभी जाते थे तो देखते थे कि महिला लोग कुछ करती है, सब बैठक उठक करती है, तो हम लोग भी सोचे कि देखते हैं बोल करके। अभी तो कोई मेरे साथ बात उत भी नहीं ढंग से करती है, सब अपना अपना रहती है। तो एक दो महिला को बोले कि चलो तो हम लोग भी ग्रुप बनाएंगे। संगठन बन गया तो महिलाओं ने बचत करना शुरू किया और इस बचत ने एक छोटे से कारोबार को जन्म दिया। महिलाओं ने इकट्ठा होकर साबुन बनाना शुरू किया। साबुन बनाने के लिए कच्चा माल लाने से लेकर उसे बाजार तक ले जाने का बीड़ा इन महिलाओं ने ही उठाया। हम लोग ग्रुप में बना करके चेक किए, उसके बाद दुकान दुकान में देने लगे। उसके बाद हम लोग से फायदा होने लगा। पहले हम एक पैसा भी घर पर नहीं दे सकते थे और दूसरे से ही हाथ फैलाना पड़ता था। अभी हमारे पास महीना में 300 रुपया का बचत होता है। संगठन का पाठ पढ़ चुकी ये महिलाएं मिलजुल कर साबुन का उत्पादन करने लगी। साबुन का कारोबार तो चल निकला, इनकी आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। आर्थिक स्थिति सुधरी तो ये महिलाएं अपने विकास के प्रति भी जागरूक होने लगी। अब इस गांव के सभी बच्चे स्कूल जाने लगे और अंजू की तरह पोचरा गांव की सभी महिलाओं के सपने साकार होने लगे। तो यह थी रामगढ़ के पोचरा गांव के महिलाओं के सफल प्रयास की कहानी। फिलहाल लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद देखेंगे फुटपाथ पर आबाद और बर्बाद होती जिंदगी। एक मशहूर शायर ने फरमाया है, कोठियों से मुल्क की ऊंचाइयां मत नापिए, असली हिंदुस्तान तो फुटपाथ पर आबाद है। सचमुच फुटपाथ पर जिंदगी हर दिन सजती है और उजड़ती है। फुटपाथों पर अपनी आजीविका की जुगत भिड़ाने वालों के लिए सपने, खौफ और हादसा का एहसास इतना मामूली है कि इन्हें पता भी नहीं चल पाता है। फुटपाथ दुकानदारों की कहानी किसी दुस्वप्न से कम नहीं है। बार बार उजड़ने के बाद भी पांव टिकाए रखने की जद्दोजहद करते हुए कैसे जीते हैं फुटपाथ के दुकानदार, आइए देखते हैं।
इन्हीं शब्दों से शुरू होती है इनकी सुबह और शायद इनकी जिंदगी भी। ये वही फुटपाथ वाले हैं जिनकी टकटकी निगाहें सिर्फ इस इंतजार में रहती हैं कि कब ग्राहक आए और इनकी बोहनी करे, ताकि ये अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। ये जाने अनजाने में हर आदमी की छोटी बड़ी जरूरतों को पूरा करते हैं, चाहे वह फल हो, सब्जी हो, कपड़े हो, सौंदर्य प्रसाधन के सामान हो, जूता चप्पल हो या फिर खिलौने। अगर हम इनकी गिनती उंगली पर करने बैठे तो शायद हम गिनती भूल जाएंगे, पर इनकी उपस्थिति नहीं भूली जा सकती। बारिश का मौसम हो, चिलचिलाती धूप या फिर कड़कड़ाती ठंड, कोई इनके पैरों में बेड़ी नहीं डाल सकती, क्योंकि इनके सामने एक सवाल हमेशा मुंह बाए खड़ा रहता है, और वह सवाल है 2 जून की रोटी का। हालांकि इसकी कोई गारंटी नहीं कि यह निकले हैं तो भोजन का जुगाड़ हो ही जाएगा। जिस दिन किस्मत अच्छी रही उस दिन 2 वक्त की रोटी नसीब हुई, फिर तो वही 1 वक्त का भोजन या फिर पानी पीकर पेट भरना। बड़ा पैसा वाला तो है नहीं, महाजन से ला के माल बेच करके उसी को पैसा देते हैं, तो किसी तरह 2 वक्त का रोटी चला लेते हैं। बस यही हम लोग का, यहीं खाते हैं, यहीं ऊपर में सोते हैं। हमारे समाज के सभ्य और सुसंस्कृत कहे जाने वाले लोग हमेशा इन्हें हेय दृष्टि से देखते हैं। इनकी सोच यहीं पर आकर अटक जाती है कि ये बेकार के लोग हैं जो हर वक्त सड़क जाम कर यातायात को बाधित करते हैं। शायद इन्हें यह नहीं पता कि ये हमारी अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाते हैं। ये हमारी जिंदगी का अटूट हिस्सा बन चुके हैं, जिन्हें काट कर फेंका नहीं जा सकता। सच तो यह है कि इनके बिना शायद हमारी जिंदगी खुद अधूरी हो जाएगी। प्रशासन की नजर में भी ये हमेशा कांटे की तरह चुभते रहते हैं, और जब तब पुलिस प्रशासन की गाज इन पर गिरती रहती है। हर दिन ये उजाड़े जाते हैं और फिर नए सिरे से बचने की जद्दोजहद करते हैं। फिर हर तरह का परेशानी झेल रहे हैं, तब जाकर 2 को पैसा आ रहा है। लोग रोज कमाने खाने वाले हैं, अगर एक दिन दुकान नहीं लगाएंगे तो हमारे परिवार का पालन पोषण बहुत स्थिति खराब हो जाती है। मैडम, नगर निगम की ओर से फेरी वालों को लाइसेंस देने का प्रावधान है, लेकिन रांची में निगम ने यह कदम नहीं उठाया। फुटपाथ दुकानदार वेंडर्स के लिए RRDA में ऐसा कोई प्रावधान हम लोगों ने नहीं किया है। हाँ, हम लोगों ने सोचा है कि जितने फुटपाथ दुकानदार हैं उनको हम लोग कहीं पर बसाएं, उसके लिए हम लोग प्लेस आइडेंटिफाई कर रहे हैं। फेरी पटरी वालों के लिए आवंटित स्थान कुछ दबंग हाथों में जरूर चले गए हैं। 10 रुपया और वसूला लगा 5 रुपया और झाड़ू वाला 3 रुपया डेली देना पड़ता है। पुलिस अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की कुछ एक धाराओं का खौफ हमेशा इन पर बना रहता है। बात ऐसा है, जब पुलिस आती तो बहुत परेशानी से सामना करने पड़ती है, लेकर माल भागना पड़ता है, माल जब्त हो जाती है। भारत सरकार ने शहरी फेरी वालों के लिए राष्ट्रीय नीति बनाई, जिसे 12 अप्रैल 2004 को आवश्यक दिशा निर्देशों के साथ सभी राज्यों और केंद्र शासित राज्यों में लागू किया गया, जिसमें यह साफ तौर पर उल्लेख है कि शहर की वृद्धि के साथ नए क्षेत्र में स्ट्रीट फेरी वालों के लिए पर्याप्त सुविधाएं हों, पर धरातल पर वस्तु स्थिति कुछ और ही बयां करती है। बड़ी बड़ी भाषण हुई गई थी कि बोला गया था कि बेरोजगारों को रोजगार मिला जाएगा, या तो जो थोड़ा मोड़ा कमा रहे हैं उसे भी बेरोजगार किया जा रहा है। हमारी सामाजिक अर्थव्यवस्था को संतुलित रखने के लिए इस ऋण का सीधा रहना बहुत जरूरी है, पर ये रंगदार और अवैध वसूली के बीच दबकर रह गए हैं। और शायद इन्होंने इस नियति को कबूल भी कर लिया है, क्योंकि अब इन्हें यह समझ में नहीं आता कि अगर ये गुहार लगाएं भी तो किससे। मुश्किलों ने सिखा दिया हमें हंस हंस के रोना और रो रो कर हंसना, ऐसा ही है इनका जिंदगी नामा। अब लेते हैं एक ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कैसे दम तोड़ रही है गोसाइयों की कला। रांची के बुंडू प्रखंड के गोसाई जाति के लोग जीवन यापन के लिए भजन कीर्तन करते हैं, लेकिन भजन कीर्तन से अब इनके पेट नहीं भर रहे हैं। इस कला को छोड़ने पर विवश और भागा कशी के बीच कैसे जी रहे हैं गोसाई, आइए देखते हैं। भूखे भजन न हुई गोपाला, यह लोकोक्ति किसी प्रसंग में भले ही सही हो, लेकिन इन लोगों की जिंदगी का सच इसके उलट है।
गोसाई कहलाने वाले ये लोग भूख और भजन की थ्योरी के साथ जिंदगी का तालमेल नहीं बिठा पाए हैं। भजन करके भोजन जुटाने के पुश्तैनी पेशे को ढो रहे ये लोग हाशिए पर हैं। इन्हें ना तो समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश हुई और ना ही इनकी बेहतरी के लिए किसी और स्तर से कभी कोई पहल हुई। राजधानी रांची से सटे बुंडू प्रखंड के हेच बुढ़ादी गांव में गोसाई जाति के 12 परिवार रहते हैं। इन परिवारों की जीविका विभिन्न अवसरों पर भजन कीर्तन के एवज में मिलने वाली दान दक्षिणा के भरोसे चलती है। काम जब नहीं मिलता तब तो और क्या करते हैं, तब तो कुछ नहीं करते हैं, खाली भीख मांगते हैं। जैसे कि भीख मांगने जाते हैं तो किन्हीं के दरवाजा जाते हैं, इच्छा होता तो देते हैं, नहीं इच्छा होता तो नहीं भी देते हैं, ऐसी भी होता है। गांव में किसी के निधन पर शोक वाद्य बजाना, दशकर्म यानी मंगल रात या ऐसे अन्य मौकों पर भजन कीर्तन की इनकी कला ने जमींदारी व्यवस्था के दिनों में पेशे का रूप लिया और फला फूला। लेकिन जमींदारी व्यवस्था के उन्मूलन के बाद भी इस पेशे से जुड़े लोग अपनी जीविका के लिए कोई दूसरा जरिया नहीं तलाश पाए। इन्हें किसी दूसरे रोजी रोजगार से जोड़ने की कोशिश भी नहीं हुई। नतीजा यह है कि आज ये लोग फटेहाली और फाकाकशी झेल रहे हैं। गरीबी की वजह से ये अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते और वे भी बचपन से ही इस पेशे में जुट जाते हैं। हम लोग कीर्तन गान भजन करके हम लोग पेट गुजारे चलाते हैं। पढ़ाई झड़ाई के कोई ठिकाना नहीं है, हम लोग को कुछ नहीं मिलता है, घर भी नहीं है। सरकार की जो आरक्षण व्यवस्था है उसमें गोसाई जाति के लोग अगड़ी जाति की श्रेणी में रखे गए हैं। नतीजतन ये इंदिरा आवास सहित ज्यादातर सरकारी योजनाओं के लाभ से महरूम रह जाते हैं। आर्थिक रूप से पिछड़े तबके के लिए सरकार की जो योजनाएं हैं उसका लाभ ये लोग जानकारी और जागरूकता के अभाव में नहीं उठा पाते। सच पूछें तो इनके सामने पेट का सवाल ही इतना बड़ा है कि ये इसी में उलझे रह जाते हैं। इनकी फरियाद सरकारी महकमों तक नहीं पहुंच पाती। अगर कभी इनकी गुहार अधिकारियों तक पहुंच भी गई तो वे इन पर तवज्जो नहीं देते। अच्छा, गोस्वामी लोग को कितना लोग को मिला है इंदिरा आवास? वो तो नहीं देखे सर। नहीं किसी को मिला है जानते हैं? नहीं, हम तो नया हाल में आए हैं, कुछ जानेंगे। तो हम लोग इमीडिएटली दे देते हैं और SC/ST के लिए भी हम लोग डिस्ट्रिक्ट को लिखते हैं या BC को, लेकिन जनरल कास्ट के लिए नहीं। जनरल कास्ट के लिए कोई उनका पॉपुलेशन का कोई जानकारी नहीं, उन लोगों के लिए कुछ नहीं। कला के नजरिए से देखें तो सुरताल साधने में महारत हासिल कर चुके इन कलाकारों को यदि मौका मिले तो ये शोहरत और कामयाबी की बुलंदियां छू सकते हैं। लेकिन संरक्षण और प्रोत्साहन के अभाव में कला तो दम तोड़ ही रही है। इनकी जिंदगी भी बेसुरी होकर रह गई है। सामंतों के दौर में फली फूली यह कला अंतिम सांसें गिन रही है। आज कैंप में बस इतना ही। आपको हमारा यह अंक कैसा लगा हमें जरूर लिखें। हमें आपके खतों और सुझावों का इंतजार रहेगा ताकि इस कार्यक्रम को हम और भी बेहतर बना सकें। हमारा पता है संवाद मंथन, 3rd स्ट्रीट हिंदपीढ़ी, रांची 834001। आप चाहें तो अपनी प्रतिक्रिया हमें फोन या ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 22022002। हमारा ईमेल आईडी है manthan_ranchi@hotmail.com। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए आशा के साथ दीजिए पूरी टीम को इजाजत। जोहार।